हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में जो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो लेक्चर कंप्लीट किया था उसको ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है इसमें हमने कल जो पढ़ा था सेल साइकिल क्या होता है ना, सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइटोसिस एंड मियोसिस जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैंने कल आपको ये डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ सेट्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद में कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम का रेशो जो है वो सेल साइकिल के साथ में क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने जो लास्ट पढ़ा था एंड में सेल साइकिल जो है इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं ना। तो सेल साइकिल में G0 से लेकर आपको M फेज तक मिलेगा। ठीक है, G0 फेज क्या होता है, G1 फेज क्या होता है ना, S फेज का इंपॉर्टेंस क्या है, G2 फेज का इंपॉर्टेंस क्या है, M फेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये कल हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने इस सेल साइकिल का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये अगर आपने मिस किया होगा तो आप लास्ट वीडियो में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम फेज। एम फेज का मतलब होता है डिवीजन फेज, है ना, जिसमें आप माइटोसिस और मियोसिस जो होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस हमें पता है कि माइटोसिस जो होता है ये सारे बॉडी के सारे सेल्स में कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे तो माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर बॉडी का सेल है जो कि डिप्लॉइड है और ये अगर माइटोसिस करता है, ठीक है, तो माइटोसिस में एक से दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, और दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो डॉटर सेल इज आइडेंटिकल विद द पैरेंटल सेल, मदर सेल की तरह वो होते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मदर सेल की तरह होता है, पैरेंटल सेल की तरह होता है। तो इसलिए हमने इसको बोला था कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अगर पैरेंटल का 2n है, डिप्लॉइड है, तो जो भी प्रोजेनी या डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर सेल का भी जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको बोला था कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। बट क्वेश्चन ये है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल में ही होता है। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं, एक एक्सेप्शन है हमारे पास में कि इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ इंसेक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ हनी बीज। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमारे पास में हनी बीज जो होता है। ठीक है, हनी बीज में जो मेल होता है, ठीक है, हनी बीज मेल के सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो हनी बीज में मेल जो है वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल होता है वो डिप्लॉइड होती है ना। तो मेल जो है ये इसको अगर गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, माइटोसिस कर सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एनिमल्स में जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स में माइटोसिस तो होता ही है। ठीक है, बट जो एनिमल्स मतलब इंसेक्ट्स, जिसमें अपन एग्जांपल हनी बीज का ले रहे, इसके सेल हैप्लॉइड से ये भी क्या कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के हैप्लॉइड सेल हो, ठीक है, प्लांट हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, ये भी क्या कर सकता है, माइटोसिस कर सकता है। ठीक है, तो माइटोसिस जो है ये ह्यूमन के केस में ह्यूमन के बॉडी के सारे सेल माइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि माइटोसिस को अगर हमें पढ़ना है तो माइटोसिस के फेजेस हमें पता होने चाहिए ना। माइटोसिस को
हम अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही पढ़ना है कि माइटोसिस के सब फेजेस क्या है ना। तो माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोफेज। इसमें सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्रोफेज। सेकेंड जो फेज होता है ना, इसको बोला जाता है मेटाफेज। इसको आप क्या बोलोगे, मेटाफेज। थर्ड जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एनाफेज। इसको क्या बोला जाता है, एनाफेज। और फोर्थ जो फेज होता है इसको बोला जाता है टीलोफेज। तो माइटोसिस में ये आपको 4 फेजेस याद रखने हैं। इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूं, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया है, ठीक है, तो ये ट्रिक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। एकदम शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखना है आपको, ठीक है। PMAT, ठीक है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज जो है, हर एक फेज जो है इसमें किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उस फेज का, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसको इस जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है इसको हम एकदम धीरे धीरे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है ना। तो ये प्रोफेज जो है, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेल साइकिल दैट इज G0 फेज से, ठीक है। तो हमने ये बोला था कि G0 फेज जो होता है, ठीक है, जिसको क्वोशंट फेज बोला जाता है, रेस्टिंग फेज बोला जाता है, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट रेप्लिकेटिवली इनएक्टिव होता है ना। उस स्टेट में, उस फेज में जो सेल होता है वो मेटाबॉलिज्म तो कर सकता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट वो कभी भी रेप्लिकेशन नहीं करता। तो G0 फेज में जो भी सेल रहेगा वो इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल्स वो एंटर करेगा G1 फेज में। वो कहां पे एंटर करेगा, G1 फेज में। तो हमने कि G0 फेज एंड G1 फेज का जो सेल होता है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने कि G0 फेज जो सेल रहेगा, ठीक है, ये G0 फेज का सेल है, ठीक है। इसके अंदर में रहेगा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर में अब हम लेंगे बहुत सारे क्रोमोसोम्स रहेंगे, है ना। तो ये सारे क्रोमोसोम जो है ये 2n है, मतलब हमारे पास में 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। और ये डीकंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है, ये डीकंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। जो डीकंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, इन G0 फेज, उसको क्रोमैटिन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोमैटिन, ठीक है। तो डीकंडेंस फॉर्म जो होता है इसको डिनोट करने के लिए हम उसको वर्ड यूज करते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब देखो कि G0 फेज का जो सेल रहेगा इसका क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल डीकंडेंस फॉर्म में है। अब इसको सिग्नल मिलने के बाद में इट इज कन्वर्ट इनटू G1 फेज, ठीक है। और G1 फेज में हमने पढ़ा है कि G1 फेज में ग्रोथ होता है, ठीक है, G1 फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो G1 फेज जो होता है इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कि G1 फेज में और क्या क्या होता है। तो मतलब कि G1 फेज जो है इसमें रेप्लिकेशन के लिए लगने वाला जो भी प्रिपरेशन है, मतलब S फेज का प्रिपरेशन हम G1 फेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो G1 फेज का सेल और G0 फेज का जो सेल रहेगा इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो थोड़ा साइज क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ होगी, इसलिए बोलेंगे साइज थोड़ा क्या होगा, G1 फेज में थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनल्स का नंबर थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, बट क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है।
तो G1 फेज ये कौन सा हमारा था, G0 फेज। तो G0 एंड G1 में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो कि नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, बट हमने क्या बोला कि ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ेगा। और क्या होगा तो बोलेंगे कुछ आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन का नंबर बढ़ जाएगा, सिंथेसिस होगा, बराबर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो कि G1 फेज से हमारा सेल कहाँ पे एंटर करेगा, उनके G1 फेज से अब आपका सेल एंटर करेगा S फेज में। ये कहाँ पे एंटर करेगा, S फेज में, ठीक है। अब S फेज में क्या चेंजेस होंगे, बोलेंगे S फेज जो है इट इज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इट इज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो इट इज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस फेज में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होगा, एस फेज में होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास में जेनेटिक मटेरियल पहले था, ठीक है, अब हम डायरेक्ट पूरा सेल नहीं निकाल रहे हैं ना। जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज होगा तो बोलेंगे इसमें चेंज ये होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। इसका डुप्लीकेशन अगर स्टार्ट होता है तो जो आपके पास में पहले क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, उसके साथ में नए क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, नए क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये नए क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ठीक है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो गया। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका, ठीक है, बट आपको ये इसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। मैंने बोला डीएनए का जो भी डीएनए मटेरियल जो है उसका अमाउंट डबल हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी आपका क्रोमोसोम है उसके नंबर में कोई भी चेंज नहीं है। मैं नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, बट डीएनए जो होता है वो डबल हो गया है ना। तो जैसे ये आप बोलोगे ये कैसे क्या हो गया, तो जैसे अपन बोलेंगे कि ये जो हमारे पास में डीएनए था, ठीक है, ये जो डीएनए था ये डुप्लीकेट हो गया। तो एक डीएनए से कितनी कॉपी बन गई, तो अपन बोलेंगे कि एक डीएनए से 2 कॉपी बन गई, मतलब डीएनए डबल हो गया है, ठीक है, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। बट जैसे मान के चलो कि ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये डीएनए जिस क्रोमोसोम में रहेगा उसको अगर आप कंडेंस करके देखते हो, है ना, तो उसको कंडेंस करने के बाद में ये जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और रेप्लिकेशन होने के बाद जब इसका डुप्लीकेशन आप करोगे तो इसके बाद में ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो मतलब क्रोमोसोम कितना है, तो मतलब क्रोमोसोम तो एक ही दिख रहा है, बट उसका डीएनए का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि जो एस फेज होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। मतलब अगर G1 फेज में सेल 2n है तो एस फेज में भी सेल क्या होना चाहिए, 2n ही होना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हमने बोला कि जो एस फेज है, ठीक है, सॉरी G0 फेज है, इसमें सेल क्या होता है, तो हम बोलेंगे 2n सेल है, ठीक है। उसके बाद में G1 फेज जो है इसमें सेल क्या है, तो बोलेंगे 2n ही है, ठीक है। उसके बाद में एस फेज जो है इसमें भी सेल क्या है, तो बोलेंगे 2n ही है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो रहा है क्या सबको, ठीक है। मैंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एस फेज में भी सेल 2n ही है, ठीक है, क्लियर हो गया।
उसके बाद में नेक्स्ट देखो, एस फेज से सेल जो है वो एंटर करेगा कौन से फेज में, मतलब रेप्लिकेशन तो हो गया कंप्लीट, तो रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद में सेल एंटर करेगा कौन से फेज में, G2 फेज में। G2 फेज मतलब हमें ये गैप सेकेंड लेना है ना, तो हम लोग सेकेंड गैप किस लिए लेना है, तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जब मैं ये माइटोसिस जब स्टार्ट करूंगा तब आपको G2 का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये G2 के जो पॉइंट है आपको माइटोसिस में ही समझ में आएंगे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि माइटोसिस जो है ये किस लिए किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे माइटोसिस जो है ये क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, कहाँ पे, दो डॉटर सेल में। तो दो डॉटर सेल में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्रोमोसोम का, तो उसके लिए हम माइटोसिस कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही सबको, ठीक है। मैंने बोला कि क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दोनों डॉटर सेल में इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम माइटोसिस को कैरिड आउट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिफोर सेल डिवीजन हमें क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा एक लॉजिक लगाओ कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए हमें एक ऑर्गेनल को यूज करना पड़ता है, हमें एक कंपोनेंट को यूज करना पड़ता है, दैट इज सेंट्रोसोम, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेंट्रोसोम को यूज करते हैं। वो सेंट्रोसोम क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाता है। अगर आपने इसके पहले थोड़ा सा भी माइटोसिस इसके पहले थोड़ा सा पढ़ा होगा कहीं तो भी, है ना, तो आपने ये प्रोसेस जरूर देखी होगी कि ये इस तरीके का क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के दोनों साइड पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने के बाद ये क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं, बराबर इस तरीके से सेग्रीगेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दो अलग अलग डॉटर सेल में, इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि स्पिंडल फाइबर्स जो है ये जब तक क्रोमोसोम के साथ में अटैच नहीं होंगे, जब तक क्रोमोसोम के साथ में ये अटैच नहीं होंगे तब तक आप क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। बट अभी अगर आप एस फेज में देखोगे तो एस फेज में आपके जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो तो डीकंडेंस फॉर्म में है, ठीक है। अब चलो ये इसकी बात करते हैं कि क्रोमोसोम तो हमारा डीकंडेंस फॉर्म में है इस तरीके से। अब इस तरीके से सारे क्रोमोसोम्स अगर टैंगल पोजीशन में है, एक दूसरे में फंसे हुए है ना, तो यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ में बाइंड होगा और इनको आप सेग्रीगेट कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अपन इमेजिनेशन करते हैं ना कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे अपन ने थ्रेड्स रख दिए, 46 थ्रेड्स रख दिए, और वो एक एक थ्रेड्स को आपको निकालना है। तो थ्रेड्स को अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से थ्रेड्स अगर एक दूसरे में फंसे होंगे, वो डीकंडेंस फॉर्म में अगर थ्रेड है, तो वो जब भी आप सेग्रीगेट करने के लिए जाओगे तो एक दूसरे में वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप इस स्टेट में क्रोमोसोम को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें क्रोमोसोम को ऐसे स्टेट में लाना पड़ेगा जिससे क्रोमोसोम जो है वो टैंगल्ड पोजीशन में ना हो और हम उसको इजीली सेग्रीगेट कर सके। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो हमने कि सारे क्रोमोसोम जो है इसको एक जगह पे कंडेंस कर दो इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने इस तरीके से इसको कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया तो बोलेंगे सारे क्रोमोसोम को कंडेंस कर दो, ठीक है। तो ये सारे क्रोमोसोम्स आपके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर एक क्रोमोसोम ये इस तरीके से कंडेंस हुआ, ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा क्रोमोसोम आपका है, ठीक है, ये भी कंडेंस हो गया। अब आप बोलोगे ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये भी कंडेंस हो गया, ठीक है। अब ये सारे क्रोमोसोम जो है उसका कंडेंसेशन आपने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हमें क्या करना जरूरी है, क्रोमोसोम का कंडेंशन करना जरूरी है, ठीक है। जब तक कंडेंसेशन आप नहीं करोगे, क्रोमोसोम को कंडेंस फॉर्म में नहीं लाओगे, तब तक आप ये क्रोमोसोम को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि क्रोमोसोम जब डीकंडेंस होते हैं तो टैंगल्ड पोजीशन में होते हैं। अनटैंगल्ड करने के लिए हमें उसको कंडेंस करना पड़ेगा,
तो पहला जो हमारा स्टेप रिक्वायरमेंट है वो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी कि अरे सेग्रीगेट करना है तो कंडेंसेशन कर दो, तो आपने क्या किया, फटाफट फटाफट उसको कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने ये सारे क्रोमोसोम को कंडेंस किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कंडेंसेशन तो हो गया, अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है कि स्पिंडल फाइबर्स लो और यहाँ पे आप स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कर लो और उसके बाद में उसको खींचना स्टार्ट कर दो, ये इस तरीके से, ठीक है। इसको खींचना स्टार्ट कर दो। तो आप बोलोगे कि स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ में अटैच होनी चाहिए? क्रोमोसोम के साथ में अटैच होनी चाहिए। तो उसके लिए सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? तो हम लोग स्पिंडल फाइबर्स तो बना लिए अपन ने, बट बीच में, ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच में आ गया, मतलब अलग अलग बैरियर्स आ गए, बराबर। तो देखो यहाँ पे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच में आ गया, इसके बाहर क्या होता है? तो हम बोलेंगे इसके बाहर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, और इसके बाहर होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब ये सारे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जब आप सेंट्रोसोम से बनाना स्टार्ट करोगे तो स्पिंडल फाइबर्स कभी भी आपके क्रोमोसोम के साथ में इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, और बीच में यहाँ पे कहीं तो भी अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा तो वो भी यहाँ पे बैरियर फॉर्म करेगा। तो ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आ गया। बोलेंगे अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपका स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो, है ना। तो यहाँ पे अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बैरियर्स हैं, ठीक है, ये जो बैरियर्स होते हैं, ये सब बैरियर्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो बैरियर्स क्या है कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आ रहे हैं आपके, है ना, जैसे हम बोलें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सबसे बड़े बैरियर्स हैं। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, डीपॉलीमराइज करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा पहले, है ना। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट, हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद में नेक्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का आपको करना पड़ेगा डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब डीपॉलीमराइजेशन जब आप करोगे, है ना, ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के हमने नाम लिखे हैं, ये जब इनका डीपॉलीमराइजेशन करोगे तो डीपॉलीमराइजेशन में ये वेसिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये वेसिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, मतलब इनके मेम्ब्रेन से वेसिकल्स आप बना सकते हो। तो इनके मेम्ब्रेन को डीपॉलीमराइज करके आप उसको वेसिकल्स में कन्वर्ट करते जाओ, तो वो मेम्ब्रेन जो है वो डीपॉलीमराइज होते जाएगा, ठीक है। चलो, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? मैंने जो भी अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने बोला कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, पहले तो क्रोमोसोम को कंडेंस करो, क्योंकि जो डीकंडेंस फॉर्म है उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। सेकेंड बोला मैंने कि जब स्पिंडल फाइबर सेग्रीगेट करने के लिए पॉलीमराइज होना स्टार्ट होगा, बाइंड करने जाएगा, तो अपन बोलेंगे कि जो बैरियर्स है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी, ये बैरियर्स जो है वो क्रोमोसोम एंड स्पिंडल फाइबर्स का इंटरेक्शन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया, डीपॉलीमराइज किया वेसिकल्स में, ठीक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? वेसिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंडेंसेशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज डीपॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एंड ईआर, ठीक है। तो अभी देखो कि हमें ये जो प्रोसेस है ये एम फेज में करनी है। ये कहाँ पे करना है? एम फेज। और उसके लिए लगने वाला जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अपन बोलेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट कहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे? जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे करेंगे? तो बोलेंगे ये सारी प्रिपरेशन हमें कहाँ पे करनी पड़ती है? ये प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है G2 फेज में। तो
तो G2 फेज में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए, M फेज के लिए। तो G2 फेज में प्रिपरेशन क्या होगी, देखो G2 फेज में हम सबसे पहले क्रोमोसोम को कंडेंस करने के लिए एक प्रोटीन को बनाएंगे। कौन सा प्रोटीन, तो सिंथेसिस ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन। कंडेंसिन प्रोटीन किस लिए लगेगा, तो हमने कंडेंसिन प्रोटीन इज फॉर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब भी आपके पास में जेनेटिक मटेरियल डीकंडेंस फॉर्म में रहेगा और इसके साथ में ये कंडेंसिन प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा तो क्रोमोसोम आपका कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम आपका कंडेंस होना स्टार्ट होगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फेज में सिर्फ कंडेंसिन प्रोटीन को बनाया। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने सिर्फ किसको बनाया है, कंडेंसिन प्रोटीन। ये हम सिर्फ प्रिपरेशन करके रख रहे हैं किसके लिए, एम फेज के लिए, ठीक है। सेकेंड, डीपॉलीमराइजेशन करना है, ठीक है। डीपॉलीमराइजेशन किसका करना है, ईआर का, गोल्गी का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो हम यहाँ पे करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में ईआर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। इनका अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो मॉडिफिकेशन के बाद में ये वेसिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। क्लियर है क्या? तो हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है, अभी तक इनका डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट। मैंने क्या बोला कि कंडेंसिन किस लिए, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन करने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी मेम्ब्रेन जो होती है, इनका डीपॉलीमराइजेशन करना है तो उसके लिए उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट G2 फेज के बाद में अब बारी है हमारी M फेज की, ठीक है। G2 फेज के बाद, ठीक है, अब बारी किसकी है, M फेज। तो हम पहुंच गए अभी M फेज, ठीक है। मतलब अब हमें करना है माइटोसिस, क्योंकि इसके लिए लगने वाला जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन हमने कहाँ पे किया है, वो प्रिपरेशन हमने कर लिया है G2 फेज में। वो प्रिपरेशन कहाँ पे किया है, G2 फेज में। चलो क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब M फेज में, सॉरी माइटोसिस में सबसे पहला फेज कौन सा होता है, ठीक है। माइटोसिस में सबसे पहला फेज हमारा कौन सा होता है, तो बोलेंगे प्रोफेज, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब प्रोफेज जो भी प्रिपरेशन है उसको आपको यूज करना है अभी, ठीक है। प्रिपरेशन क्या किया G2 में, तो हमने क्रोमोसोम जो था उसको कंडेंस करने के लिए हमने कंडेंसिंग प्रोटीन को बनाया था। किसको बनाया था, कंडेंसिंग प्रोटीन। हमारा जो क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, ठीक है। ये पढ़ा है अपन ने, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाहर क्या है, तो हमने कि इसके बाहर तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये हमने स्टार्ट किया है प्रोफेज का। अब देखो प्रोफेज के स्टार्टिंग में आपको सारी कंडीशंस ऐसे मिलेगी। अब इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज ये होगा कि कंडेंसिन प्रोटीन के प्रेजेंस में क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्रोमोसोम हमारा इस तरीके से कंडेंस हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से कंडेंस हो रहा है, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो होता है, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो ऐसे था,
और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो कैसे दिखेगा आपको, तो हम लोग रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो ये पहला वाला क्रोमोसोम और इसके ऊपर ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको अगर आप कंडेंस करोगे, फर्स्ट वाले को कंडेंस करोगे तो ये कैसे दिखेगा बोलेंगे, इसमें तो ये ऐसे ही दिखेगा, बराबर। तो ये अनरेप्लिकेटेड हो गया। और जो दूसरा है, ठीक है, रेप्लिकेटेड वाला, तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का ये फर्स्ट और उसके बाद में इसके ऊपर रहेगा ये सेकेंड, ठीक है। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा क्रोमोसोम तो रेप्लिकेटेड है, हमारा क्रोमोसोम क्या रहेगा, रेप्लिकेटेड। तो ये कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्रोमोसोम जो है इसका हमने कंडेंसेशन किया है, ठीक है। क्रोमोसोम का क्या किया है, कंडेंसेशन, या प्रोफेज में कंडेंसेशन हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है उसको हमने कंडेंस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये क्रोमोसोम जो है उसको हम कंडेंस कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने डीपॉलीमराइज करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डीपॉलीमराइज करोगे तो इससे क्या बनेगा, वेसिकल्स बनेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको भी तो डीपॉलीमराइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप डीपॉलीमराइज करते हो तो इससे भी क्या बनेंगे, वेसिकल्स ही बनेंगे। उसके बाद में हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको भी डीपॉलीमराइज करना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे भी क्या बनेंगे, तो बनेंगे वेसिकल्स ही बनेंगे। तो इट इज वेसिकल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और ये वेसिकल्स है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो प्रोफेज जो है इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है और मेम्ब्रेन जो है उसका डीपॉलीमराइजेशन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, बोलोगे प्रोफेज जब कंप्लीट होगा, ठीक है। प्रोफेज जब कंप्लीट होगा तो उस केस में, ठीक है, प्रोफेज में और एक पॉइंट आपको बताना भूल गया। प्रोफेज जो है इसमें और क्या होता है, तो उनके प्रोफेज में जो हमारे पास में सेंट्रोजोम्स होते हैं, है ना। तो सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हो गया है कहाँ पे, एस फेज में। तो ये सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रोजोम है ये कहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। तो फाइनली जब प्रोफेज कंप्लीट होगा, प्रोफेज कंप्लीट होगा, तो प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको कंडीशंस क्या मिलेगी, सेंट्रोजोम जब माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहा है तो सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रोजोम अपोजिट पोल के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, तो अभी आपको दिखेगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सारे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गए हैं, है ना। सारे क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्रोमोसोम जो है उसका कंडेंसेशन आपको मिलेगा। तो टोटल हमारे पास में 46 क्रोमोसोम है ना। तो सारे क्रोमोसोम जो है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं जिनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको प्रोफेज के एंड में क्या मिलेगा, प्रोफेज के एंड में सारे क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में मिलेंगे। तो बोलेंगे ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद में ये सेंट्रोजोम, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको क्या बोला है, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रोजोम, ठीक है, क्लियर। ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में क्या हुआ था, बोलेंगे ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके वेसिकल्स बन गए, इसके क्या बन गए, वेसिकल्स बन गए, है ना। तो ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसके वेसिकल्स बन गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी क्या बन गए, वेसिकल्स बन गए। क्लियर हो गए यहाँ तक। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गया, ठीक है।
सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल के ऊपर प्रेजेंट दिख रहे हैं, है ना, अपोजिट पोल के ऊपर प्रेजेंट दिख रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेंट्रोजोम जो है इसने स्पिंडल फाइबर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स को पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बनना स्टार्ट हो गई कहाँ से, सेंट्रोजोम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में और क्या मिला था बोलेंगे कि और आपको मिलेगा यहाँ पे जो ER, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डिसअपियर हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, है ना। डिसअपियर का मतलब क्या होता है रे, कि ये डीपॉलीमराइज हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए, वेसिकल में कन्वर्ट हो गए। चलो क्लियर है क्या। वेसिकल का और एक इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दो डॉटर सेल में अगर करना है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फॉर्म होता है, ER गोल्गी का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया, छोटे छोटे वेसिकल्स में उसको कन्वर्ट किया और छोटे छोटे वेसिकल्स बनने के बाद में वो वेसिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकते हैं, ना। तो उसका एक एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया प्रोफेज का एंड, कि प्रोफेज के एंड में फाइनली आपको क्या दिख रहा है, कंडेंस क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, सेंट्रोजोम दोनों पोल के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना रहे हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स से डीपॉलीमराइज्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट फेज आएगा हमारा मेटाफेज, ठीक है। तो सेकेंड फेज इज मेटाफेज, तो सेकेंड फेज इज मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज जो है इसमें इसके स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, तो मेटाफेज के स्टार्टिंग में आपको ये दिखेगा, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते जा रहे हैं ना, और सारे मेम्ब्रेन डीपॉलीमराइज हो गए। तो ये तो मेटाफेज का स्टार्ट है। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज जो है इसमें जो भी कंडेंस क्रोमोसोम है ना, जो भी कंडेंस क्रोमोसोम है इसके साथ आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनका बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडेंस क्रोमोसोम, ठीक है, ये कंडेंस क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ में ये स्पिंडल फाइबर्स जो है इनका अटैचमेंट स्टार्ट हो गया है। चलो क्लियर है। तो ये आपका सेंट्रोजोम, ठीक है, और जिससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये पॉलीमराइज होती जा रही है और क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने कि इसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो रही है, बट कहाँ पे अटैच हो रही है ना, ये भी क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम अटैच तो हो रही है बट कहाँ पे अटैच होती है। तो क्रोमोसोम के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स है या माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसका अटैचमेंट का एक साइट होता है, ठीक है।
जिसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर पे ही अटैच होता है। ठीक है, कहाँ पे अटैच होता है? सेंट्रोमियर। बट सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर का मतलब क्या है एक्चुअली, कि सेंट्रोमियर जो है इसमें डीएनए या क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा कंडेंस होता है, इसलिए वो रीजन एकदम कॉम्पैक्ट दिख रहा है, इसलिए आप इसको सेंट्रोमियर बोल रहे हो। तो ये हमारा सेंट्रोमियर है, बट सेंट्रोमियर के साथ कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच नहीं हो सकते। तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, जो डिस्क शेप का आपको दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, डिस्क शेप कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स। काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स के साथ में ही स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इंटरैक्ट करती है। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके साथ में इंटरैक्ट कर रहा है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरैक्ट करता है आपके काइनेटोकोर के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर के साथ में इंटरैक्ट करती है ना, अटैच होती है, उसको बोला जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि काइनेटोकोर के साथ में वो अटैच हो रही है। ठीक है, दूसरे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, दूसरे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसको बोला जाता है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हो गया, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। दो टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी यहाँ पे, एक काइनेटोकोर के साथ में अटैच होती तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरी जो अटैच नहीं होती उसको बोलेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सा होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सा होता है? और तो बोलोगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये क्रोमोसोम के अपोजिट पोल की तरफ पॉलीमराइज होती जा रही है। ठीक है, कहाँ पे पॉलीमराइज होती जा रही है? क्रोमोसोम के अपोजिट पोल पे। तो इसको बोला जाएगा एस्ट्रल। इसको क्या बोला जाएगा? एस्ट्रल। ठीक है, तो फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल इज एस्ट्रल, सेकेंड इज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड इज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो टोटल 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, 3 टाइप के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फिर से कौन सा हो गया? पोलर। क्लियर है कि यहाँ तक इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, एस्ट्रल, काइनेटोकोर एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते अभी, है ना, कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन में जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती है, उसको बोला जाता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। उसी को आप स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब देखो फाइनली क्या होता है कि मेटाफेज जो होता है इसमें सारे क्रोमोसोम जो है उसको सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, है ना, सेल का जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर सबको अलाइन किया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, है ना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सारे क्रोमोसोम जो है इसको हमें क्या करना है, एक सेंट्रल एक्सिस इक्वेटर के ऊपर सबको अलाइन करना है,
सारे क्रोमोसोम को आप एक के नीचे एक इस तरीके से अलाइन करोगे, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट तब होगा जब स्पिंडल फाइबर्स दोनों भी साइड से काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच होगी, बाइंड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्रोमोसोम जो है उसको हमने क्या किया है, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर हमने इसको अलाइन किया है, ठीक है। और जो सेंट्रल एक्सिस होता है या सेंट्रल प्लेन होता है जिसके ऊपर आप इसको अलाइन करते हो, इसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट, ठीक है। क्या बोला जाता है, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज के एंड में ठीक है, मेटाफेज के एंड में फाइनली आपको क्या मिलेगा कि ये जो सारे क्रोमोसोम हैं, ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर या प्लेट के ऊपर ये अलाइन हो गए हैं, बराबर। और इसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन जब भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेटाफेज कंप्लीट हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम फेज, ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम फेज। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये एम फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटाफेज प्लेट। हमने सभी क्रोमोसोम को सेंट्रल एनुलाई पे लोकेट कर दिया है, ठीक है, अलाइन कर दिया है। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, मेटाफेज में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स अटैच विथ काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट एट सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ chromosomes on equator forming मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जब हो जाएगा तो बोलेंगे मेटाफेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, जो मेटाफेज होता है, ठीक है, मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज, ठीक है। थर्ड फेज क्या होता है, एनाफेज। और एनाफेज जो होता है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, एनाफेज में होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट जब फॉर्म हुआ था तो सभी के सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पे थे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको दोनों भी सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ इसको पुल करना स्टार्ट करेगी, मतलब इसको खींचना स्टार्ट करेगी इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हाँ देखो, ये जो हमारे पास ठीक है, देखो ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे। ये होगा कब, ये होगा एनाफेज में, है ना। इसको अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसको अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाएगा एनाफेज में, तो दोनों क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स होते हैं,
ठीक है, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से फेज में हो रहा है, ये हो रहा है हमारे एनाफेज में। ठीक है, चलो देखो, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया गया है ना, और दोनों जो क्रोमोसोम, दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अभी सेपरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पे। तो ये क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कहाँ पे होता है, एनाफेज में। तो एट दी एंड ऑफ एनाफेज सारे क्रोमोसोम जो है इसको हमने सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होने के बाद में नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट फेज हमारा कौन सा है, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, तो उनके टीलोफेज जो है इसमें क्रोमोसोम का तो सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होने के बाद सेल को डिवाइड भी करना है। तो सेल डिवीजन के पहले आपको डॉटर सेल में जो कंडीशन चाहिए वो पहले ही डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कंडीशंस मतलब क्या, क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो गया है ना। तो जैसे बोलेंगे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होने के बाद में नेक्स्ट क्या करोगे, तो क्रोमोसोम तो सेग्रीगेट्स हो गए है ना। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होने के बाद हमें नेक्स्ट करना होता है कि सेल डिवाइड करने के पहले जो नॉर्मल सेल है उसमें तो क्रोमोसोम डीकंडेंस फॉर्म में होता है, ये तो कंडेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डीकंडेंसेशन इसका स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्रोमोसोम जो है उसका हम डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोफेज के उल्टा है। प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रहा था है ना, तो टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा। प्रोफेज में डीपॉलीमराइजेशन हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर गोल्गी का, इसमें पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा है तो सारे डीएनए या सारा क्रोमोसोम जो डीकंडेंस फॉर्म में है वो पूरा आपके साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा है ना। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसको बनाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे बनेंगे, तो बोलेंगे कि ये सारे वेसिकल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होना स्टार्ट होंगे, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलेंगे ये वेसिकल्स फ्यूज होने के बाद, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेसिकल्स फ्यूज होने से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनेगा, तो उनकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो वैसे ही बनेगा, वेसिकल्स जो है वो फ्यूज होना स्टार्ट होंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी, ठीक है, ये भी आपका कैसे बनेगा, तो ये भी आपका वेसिकल फ्यूजन से ही बनना स्टार्ट होगा। तो इस फेज में टीलोफेज में आपको क्या क्या दिखा, तो होंगे टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इनका क्या स्टार्ट हो गया, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास में कंडीशन जो है टीलोफेज में देखो कंडीशंस कुछ ऐसी आएगी। टीलोफेज में कंडीशन कुछ
ऐसी आएगी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनते जा रहा है, राइट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनते जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनते जा रहा है, वेसिकल्स फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है, वेसिकल्स जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे भी तो सेम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पॉलीमराइज होते जा रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पॉलीमराइज होते जा रहा है, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी पॉलीमराइज होते जा रहा है, बराबर। और जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम जो थे वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे क्रोमोसोम, ठीक है, जो सेग्रीगेट हो गए थे वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो क्लियर हो गया, ये सबको समझ में आ गया। तो ये जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि पहले क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन किया, अब हमें सेल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के पहले हमें ये सारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, मेम्ब्रेन्स को पॉलीमराइज करना पड़ता है। आप इमेजिन तो करो कि अगर क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ही नहीं, तो ये सारा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, इस तरीके से पूरा स्प्रेड हो जाएगा, कहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो उसके पहले हमें क्या करना होता है, जब डीकंडेंसेशन होता है तो साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी पॉलीमराइजेशन करना होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये फाइनली टीलोफेज में हमने जो भी वेसिकल्स थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, एनाफेज में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, वेसिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, जो भी ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया था, बराबर। तो सारे ऑर्गेनल्स जो है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों साइड में, बराबर। तो सारे ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग वेसिकल्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम की बात देखो, सेंट्रोजोम जो है वो सेंट्रोजोम एक इस पोल पे था और दूसरा सेंट्रोजोम इस पोल पे था, क्लियर है, समझ में आया। तो सेंट्रोजोम भी दोनों साइड पे एक एक आ गए, सारे ऑर्गेनल्स भी आधे आधे हो गए, है ना। और यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाफ हाफ हो गया है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, तो टीलोफेज जो है ये कंप्लीट हो गया। मतलब क्या हो गया, टीलोफेज अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी पॉलीमराइज्ड हो गई, ईआर गोल्गी पॉलीमराइज्ड हो गया, और अब होगा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है। तो ये तो अभी तक जो पढ़ा हमने ये क्या था, ये था कैरियोकाइनेसिस, है ना, ये क्या था, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या स्टार्ट करेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो फ्रॉम प्रोफेज टू दी टीलोफेज, प्रोफेज टू दी टीलोफेज, ठीक है। ये सारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। ये सारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, बराबर। अब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलो क्लियर है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, तो अपन बोलेंगे साइटोकाइनेसिस जो है ये अगर हम एनिमल्स में पढ़ेंगे तो साइटोकाइनेसिस देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बन गया है, इसके अंदर में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया है, इस साइड में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बन गया है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद में यहाँ पे सेंट्रोजोम, ये भी यहाँ पे सेंट्रोजोम। उसके बाद में बाकी के ऑर्गेन्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो क्लियर। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद ये जो सेंट्रल एनुलाई है, मतलब इक्वेटर होता है, सेल का सेंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, एक्टिंग, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स मतलब क्या होता है, एक्टिन, राइट। तो एक्टिन और मायोसिन जो है ये मिलके फॉर्म करते हैं क्लीवेज फुरो, ठीक है, क्लीवेज फुरो,
ठीक है। क्लीवेज फुरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो कि जब भी सेल को आपको डिवाइड करना है तो क्या करना होता है कि सेल का जो भी आउटर है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये सेल है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, ये सेल का जो ये आउटर रीजन रहेगा, है ना, सर्कल पूरा, इसको क्या करेंगे हम सेंटर की तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे, सभी डायरेक्शन से सेंटर की तरफ इसको खींचना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सेल जो है वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होते जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये सेंटर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होते जाएगा। तो इसको बोला जाता है क्लीवेज फुरो फॉर्मेशन। और ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है एक्टिन एंड मायोसिन। कौन कर रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन। एंड फाइनली जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो सेल जो है ये फाइनली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो डिवाइड होने के बाद में जो आपको दो सेल्स मिले हैं, ठीक है, डिवाइड होने के बाद में जो दो सेल्स मिले हैं, ये सेल के पास डिप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल है 2n 2n, ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑर्गेनेल्स का किया है। तो माइटोसिस में जो साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस के बाद में जो साइटोकाइनेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये आज हमने माइटोसिस जो है उसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि अलग अलग फेजेस में क्या क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट जो पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा है, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट आपको सिर्फ यहाँ पे कवर करना है, दैट इज़ कि अगर क्रोमोजोम अपन अनरेप्लिकेटेड क्रोमोजोम है, डीकंडेंस है ये, और इसकी हमारे पास में, इस क्रोमोजोम की हमारे पास में 2 कॉपीज है, तो हम लोग हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डिप्लॉइड के हैप्लॉइड, तो हम लोग 2n हो गया, ये डीकंडेंस फॉर्म है। बट अगर इसको आपने कंडेंस किया तो कंडेंस करने के बाद में क्रोमोजोम्स कैसे दिखेंगे, तो ये क्रोमोजोम्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर। इसको बोला जाता है क्रोमैटिड। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड, है ना। तो 2 क्रोमोजोम अगर कंडेंस हो जाते हैं तो फाइनली हमारे पास ये इस तरीके से 2 क्रोमोजोम्स आ गए, है ना। ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 1 है, और ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है। तो इसकी हमारे पास में 2 कॉपी, तो 2 सेट्स बनेंगे, इसलिए अपन बोला 2n। तो अगर ये क्रोमोजोम अनरेप्लिकेटेड है तो कंडेंसेशन के बाद, ठीक है, कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोजोम कंडेंस होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और क्रोमैटिड्स कितना दिखेगा, एक क्रोमोजोम के ऊपर, तो बोले एक क्रोमोजोम के ऊपर क्रोमैटिड्स दिखेगा 1, ठीक है। तो ये तो कंडीशन G0 G1 वाले जो फेज वाले जो सेल होते हैं, है ना, इनका होता है। तो इसमें अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 कॉपीज होती है क्रोमोसोम की। तो इस केस में क्रोमोसोम क्या होता है, 2n, मतलब 2 सेट्स, और क्रोमैटिड कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो इसको बोलेंगे 2n 2c, c मतलब क्रोमैटिड। क्लियर हो गया। अब G1 फेज से हम आगे S फेज में, और S फेज में जब आपका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो गया, तो रेप्लिकेशन होने के बाद में रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे, तो बोलेंगे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है वो जो एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम या डीएनए होता है उसी के ऊपर हमने क्या किया है, एक नया डीएनए बनाया है इस तरीके से। ये डीकंडेंस है। बट जब आप इसको कंडेंस करोगे तो कंडेंस करने के बाद में ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखेगा, तो बोलेंगे ये पहला क्रोमैटिड, ठीक है, और इसके ऊपर तो रेप्लिकेशन हुआ है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्रोमैटिड, ठीक है। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम तो कुछ ऐसे ही दिखता है कि इसके ऊपर कितने क्रोमैटिड्स दिखने चाहिए, 2, क्योंकि क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड है, इसका रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। चलो समझ में आया। अब इस केस में क्रोमोसोम्स कितने दिख रहे हैं आपको, तो क्रोमोसोम तो 2 ही दिख रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है और ये
दूसरा क्रोमोसोम है, बराबर। तो इस केस में ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो कितने सेट्स पॉसिबल होंगे, तब होंगे इसमें भी तो 2 ही सेट बनते थे, 2 कॉपी दिख रहे हैं, इसमें भी 2 कॉपी दिख रहे हैं, मतलब 2 ही सेट्स पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर सेपरेट होते तो अपन 4 बनते, बट ये सेपरेट थोड़ी है, ये तो लिंक है। समझ में आ रहा है, ये लिंक है ना। तो अगर ये लिंक है तो इनके आप 4 सेट नहीं बना सकते, भले क्रोमैटिड आपको एक्स्ट्रा के दिख रहे, तो बोले कि ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, एक सेट में इसको रखेंगे, एक सेट में इसको रखेंगे, बराबर। तो सेट कितने बनेंगे, तो बोलेंगे इसके तो 2 ही सेट पॉसिबल है। तो 2 सेट पॉसिबल है, मतलब एस फेज कंप्लीट होने के बाद सेट्स कितने बनेंगे, 2। तो ये होगा 2n। मतलब इसलिए हमने बोला था कि एस फेज में जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो 2n ही रहेगा, सेल डिप्लॉयड ही रहेगा। बट क्रोमैटिड का नंबर तो आपको 4 दिख रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा 4C। आपको इसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एस फेज में एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो 2 कॉपी के ऊपर 4 दिखेंगे, इसलिए उसको 4C बोला जाएगा। मतलब 4 क्रोमैटिड्स हैं आपके पास में, ठीक है। आपके पास में कितने क्रोमैटिड्स है, 4 क्रोमैटिड्स है। क्या ये बात क्लियर हो गया सबका, ठीक है। एस फेज में 4 क्रोमैटिड्स, उसके बाद में नेक्स्ट एस फेज से हम G2 में आएंगे, ठीक है। अब बताओ G2 फेज जो है, इसमें कुछ चेंज होता है क्या जेनेटिक मटेरियल में, तो कुछ नहीं होता। हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एम फेज के लिए, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। तो इसमें भी कंडीशन सेम रहेगी, 2n 2c। क्या कंडीशन रहेगा, 2n 4c। कंडीशन क्या रहेगा, 2n और 4c रहेगा, क्लियर। उसके बाद में G2 से नेक्स्ट आएंगे हम कौन से फेज के ऊपर, M फेज। M फेज में अभी बारी पहले फेज की, कौन सा, प्रोफेज। तो पहला प्रोफेज में बताओ, प्रोफेज में तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, तो इसमें कुछ चेंज होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी तो कुछ चेंज नहीं होगा, 2n ही रहेगा और 4c ही रहेगा। उसके बाद में मेटाफेज में क्रोमोसोम में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। मेटाफेज में फिर क्या होता है, तो बोलेंगे मेटाफेज में तो क्रोमोसोम को हम इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी तो 2n 4c ही दिख रहा है। बट अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में तो सेग्रीगेशन हो गया, और एनाफेज में अगर सेग्रीगेशन हो गया मतलब ये क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से, ठीक है, ये क्रोमैटिड अलग हो गया। उसके बाद में ये जो दूसरा क्रोमोसोम का क्रोमैटिड है ये भी अलग हो गया, बराबर। उसके बाद में जो ये वाला क्रोमैटिड है ये भी अलग हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये वाला क्रोमैटिड भी अलग हो गया। तो अगर हम यहाँ पे हर एक क्रोमैटिड को कंसीडर करें तो एक क्रोमैटिड अभी क्रोमोसोम की तरह है, ठीक है। एक क्रोमैटिड किसकी तरह होता है, क्रोमोसोम की तरह होता है। इसलिए एनाफेज में कितने क्रोमैटिड रहेंगे, तो बोलेंगे 4 क्रोमैटिड दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, 2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं। क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इसलिए 2n 2c लिखा था। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं, 4। तो 4 क्रोमोसोम मतलब सेट कितने बना सकते हैं, 4, 4n। और क्रोमैटिड कितने दिख रहे हैं, तो ये 4, तो ये हो गया 4n 4c। चलो क्लियर हो गया, इतना समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम सेट की बात करें तो सेट यहाँ पे एनाफेज में 4 होते हैं, मेटाफेज में 2 ही होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड का नंबर मेटाफेज में भी 4c है और एनाफेज में भी 4c है। चलो क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। और सबसे लास्ट में है टीलोफेज। सबसे लास्ट में क्या है, टीलोफेज। और टीलोफेज में अगर आप देखोगे तो टीलोफेज में भी आपको क्या दिखेगा, सेम कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सेग्रीगेशन हुआ है वो अलग अलग साइड में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपको सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या ये माइटोसिस में जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गया, ठीक है। 2n 2c 2n 4c, अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है, अभी भी डिफिकल्टी जा रही है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
आप एक वीडियो देखने के बाद में उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इसमें किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ सजेशंस होंगे आपके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं मियोसिस के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को ये जो वीडियो है इसका लिंक फॉरवर्ड करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।